बेटा ब्लॉक डी, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी के अंदर गया। मगर मैंने सीक्वेंस के हिसाब से डी को इनर लिख दिया और एस को आउटर लिख दिया, वो अलग बात है। मगर इसका जो ब्लॉक होगा वो बेटा एस नहीं होगा, इनका ब्लॉक डी होगा, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी के अंदर गया है। एस को पहले फिल किया गया, डी को बाद में फिल किया गया, तो इसका मतलब है आखिरी इलेक्ट्रॉन डी के अंदर गया है, तो इसका ब्लॉक डी होगा। और इसका जो वैलेंस शेल है, जिसपे इसकी वैलेंसी डिपेंड करती है, वो है 3d2 4s2। और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टाइटेनियम, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम लूज करता है तो दोनों एस के जाएंगे। अगर टाइटेनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 2 एस में से जाएंगे, 1 डी में से जाएगा। और टाइटेनियम जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 एस के जाएंगे इलेक्ट्रॉन और 2 डी के होंगे। और मैक्सिमम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो सकता है। बेटा टाइटेनियम का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है वो +4 हो सकता है, कि 4 के 4 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दे, 2 एस में से और 2 डी में से। और इसका जो ग्रुप होगा वो इसका है 4th पी, और पीरियड जो इसका है वो 4 है। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, तो उसको शॉर्टकट में इस तरह लिखेंगे, आर्गन 3d3 4s2। बेटा 3d3 4s2। तो वेनेडियम के जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा वो 5 बनेगा, कि वो 2 एस के इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और डी के तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो उसका मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा वो 5 बनेगा। वेनेडियम पेंटाक्साइड में होता है बेटा, वेनेडियम पेंटाक्साइड में जो वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 5 होगा। और टाइटेनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होता है वो 4 होता है, TiO2 गैदर। अच्छा, अब इसका अगर ग्रुप निकालेंगे तो इसका ग्रुप निकलेगा 5th बी, और बाकी सब कुछ सेम होगा। क्रोमियम, बेटा क्रोमियम में जो एस का इलेक्ट्रॉन है वो डी में जंप लगाता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल जब हाफ फिल्ड होता है, देखो डी ऑर्बिटल जब हाफ फिल्ड होता है तो वो स्टेबल होता है, और कंप्लीट फिल्ड। डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड और कंप्लीट फिल्ड होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो जो क्रोमियम है उसमें एस का इलेक्ट्रॉन डी में जंप लगाता है और डी को हाफ फिल्ड कर देता है, और जिसकी वजह से इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। कहां से देखता बच्चियों, हाँ जी। अच्छा, क्रोमियम देखो तो 3d5 4s1। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की, क्योंकि एक्सेप्शनल इस तरह की जो चीजें होती हैं वो पूछी जाती हैं। तो क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 3d5 4s1 होगी, और इसका ग्रुप होगा 6b, और इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर, पोटेशियम क्रोमेट के अंदर, पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम क्रोमेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 6 मैक्सिमम। उसके बाद है मैग्नीज 25, तो आर्गन 3d5 4s2, ग्रुप इसका होगा 7th बी, और बाकी पीरियड वगैरह सब कुछ सेम होगा। और वैलेंशियल इसका यही होगा, एस और डी दोनों होंगे वैलेंशियल डी ब्लॉक वालों का। आयरन 26 है, तो आर्गन होगा 3d6 4s2, और इसका ग्रुप है 8b। आयरन के बाद कोबाल्ट, इसका होगा आर्गन 3d7 4s2, तो इसका एक्चुअली ग्रुप 9 होना चाहिए। तो जो कलर्ड पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप इसका दिया गया है वो बेटा 9 ही है, ठीक है। मगर पुराने पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसमें जो ग्रुप्स हैं उनको ए और बी में तकसीम किया गया है।
ए और बी में, ठीक है, उनके अंदर जो उसका ग्रुप है वो 8b है, तो इसका ग्रुप भी 8b है। आयरन कोबाल्ट निकल 8b में आ जाते हैं, आयरन भी आ जाता है, कोबाल्ट भी आ जाता है, निकल भी, आयरन कोबाल्ट निकल, ये निकल आर्गन 3d8 4s2, तो इसका ग्रुप भी 8 है। बेटा ये तीनों 8b के हैं, आयरन भी है, कोबाल्ट भी है, निकल भी है। इनको वैसे फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है, ये मैग्नेट फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद है कॉपर 29, आर्गन 3d10 4s1, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हुई है, एस का इलेक्ट्रॉन डी में जंप लगाया। तो दो देखिए, दो जो एलिमेंट्स हैं उनमें एस में इलेक्ट्रॉन एक है, एक क्रोमियम के अंदर और एक कॉपर के अंदर, क्योंकि इन दोनों में एस का इलेक्ट्रॉन डी में जंप लगाता है। एक जगह डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाता है और दूसरी जगह डी ऑर्बिटल जो था वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे देखो डी ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो गया है कॉपर के अंदर। और इसका जो ग्रुप है वो है फर्स्ट बी। इस ग्रुप को कहा जाता है कोइनेज मेटल्स, कॉपर सिल्वर गोल्ड। बेटा कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर भी आ जाता है इसके अंदर, सिल्वर भी आ जाता है उसके अंदर, गोल्ड भी आ जाता है। तो कॉपर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होगी, सिल्वर जो इसके नीचे आता है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होगी, और गोल्ड में भी। तो ग्रुप इसका फर्स्ट भी है और इसका जो पीरियड होगा वो चौथा होगा और ब्लॉक डी होगा। उसके बाद है जिंक 30, आर्गन 3d10 4s2। बेटा जिंक का जो ग्रुप है वो सेकंड बी है और इसका पीरियड 4 है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा फिक्स होगा +2। जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 ही है। और जिंक डायमैग्नेटिक होता है, सब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर पेयर्ड होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर अनपेयर्ड नहीं है। अच्छा, उसके बाद गैलियम 31 तो होगा आर्गन 3d10 4s2 4p1। बेटा देखो आर्गन 3d10 4s2 4p1, ये ब्लॉक पी हो गया। और पी ब्लॉक वालों का वैलेंस शेल एस और पी दोनों है। तो बेटा इसका जो वैलेंस शेल होगा जिसपे इसकी वैलेंसी डिपेंड करेगी वो होगा 4s2 4p1 और इसका ग्रुप होगा थर्ड ए। बेटा ये थर्ड ए ग्रुप में है, इसका ग्रुप होगा थर्ड ए। इस तरह फिर फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते जाए आगे, जो आपको मैंने सीक्वेंस लिखवाई थी इसके मुताबिक। अच्छा, उसके बाद आते हैं बेटा N+L रूल। देखो N+L, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L है अज्यूमथल क्वांटम नंबर। इन दोनों क्वांटम नंबर को हम सम करके एनर्जी निकाल सकते हैं। बेटा देखो N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L अज्यूमथल क्वांटम नंबर, इन दोनों क्वांटम नंबर को हम सम करेंगे, इन दोनों क्वांटम नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमें ऑर्बिटल की एनर्जी मिलेगी। और जिस ऑर्बिटल की N+L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, उसको पहले फिल किया जाता है। और जब दो ऑर्बिटल की N+L की वैल्यू बराबर आ जाए तो जिस ऑर्बिटल की N की वैल्यू लोअर होगी, कम होगी, उसको पहले फिल किया जाएगा। तो इसका मतलब है अगर सीक्वेंस में ये जो सीक्वेंस है अगर इसमें कहीं जो कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई किसको पहले फिल किया जाता है
बाद में किसको फिल करेंगे, तो n प्लस एल ड्यूड आपको गाइडलाइन देगा, उसकी गाइडलाइन के मुताबिक जो है वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। तो n प्लस एल ड्यूड ये कहता है the orbital with lower value of n plus L fills first। कि जिस ऑर्बिटल की n प्लस एल की वैल्यू लोअर होगी इसको पहले भरा जाएगा, जिस ऑर्बिटल की n प्लस एल की वैल्यू लोअर होगी इसको पहले भरा जाएगा। द ऑर्बिटल with same value of n plus l, अगर ऑर्बिटल की n प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, the orbital which has lower value of n ठीक है, कि अगर दो ऑर्बिटल की n प्लस एल की वैल्यू बराबर आ जाए, ठीक है, अगर दो ऑर्बिटल्स की n प्लस एल की वैल्यू बराबर आ जाए, द ऑर्बिटल व्हिच हैज लोअर वैल्यू ऑफ n फिल्स फर्स्ट। तो n की जिसकी वैल्यू कम होगी इसको पहले भरेंगे। देखो पहले n प्लस एल की वैल्यू को देखो कि जिस ऑर्बिटल की n प्लस एल की वैल्यू लोअर है पहले उसको फिल कर दो। अगर दो ऑर्बिटल की n प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर आ जाए, तो उस ऑर्बिटल को पहले भरा जाएगा जिसकी n की वैल्यू कम होगी। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन ये है व्हिच फिल्स फर्स्ट। पहले किसको हम भरेंगे, 3D और 4s। देखो 3D को पहले भरेंगे या हम 4s को पहले भरेंगे। देखो पहले कौन फिल होगा, 3D फिल होगा या 4s। तो हम देखते हैं दोनों को, हम 3D को भी देखते हैं और 4s को भी। तो बेटा 3D में n की वैल्यू 3 है, ये 3n की वैल्यू है, और l की वैल्यू जो होती है d के लिए 2 होती है। बेटा d के लिए l की वैल्यू हम पढ़ कर आए थे ना, d सब लेवल के लिए l की वैल्यू 2 होती है। अगर इनको आप ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। n प्लस एल का जो सम आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। और यहाँ n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू s के लिए 0 होती है। बेटा l की वैल्यू s के लिए 0 होती है। अगर इनको आप सम करेंगे उसका जवाब 4 आएगा। तो अब क्या है, 4s has lower value of n plus l fills first। तो 4s की बेटा n प्लस एल की क्या कम है तो उसको हम पहले भरेंगे। अब किसको हम पहले भरेंगे, 4p और 5s। बेटा 4p है और दूसरा है 5s, 4p और 5s कि भाई किसको पहले फिल करेंगे हम। तो देखो इसमें n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 1 है, सम करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। इसमें n की वैल्यू 5 है और s के लिए जो l की वैल्यू है
वो 0 होती है, तो n प्लस l का जो सम आएगा वो 5 आएगा। तो दोनों ऑर्बिटल की n प्लस l की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो अब किसको फिल करेंगे? 4p। फिल्स फर्स्ट बिकॉज ऑफ लोअर वैल्यू। ऑफ n। अच्छा, अब देखो, अगर n की वैल्यू सेम हो और l चेंज हो, देखो 4f, 4d, 4p, 4s, सबसे लोअर एनर्जी किसकी होगी? बेटा 4s की होगी, क्योंकि आप इनकी ऐड करते जाएं, इसकी वैल्यू निकालते जाएं। इसमें n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 3 है, सम करेंगे जवाब 7 आएगा। n 4, l की वैल्यू 2, सम करेंगे 6 हो जाएगा। n 4, l 1 5 हो जाएगा। n 4, l की वैल्यू 0 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो इस तरह होगी। या सपोज करते हैं एनर्जी के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे ऑर्बिटल की एनर्जी के हिसाब से, तो 7f, और सॉरी 7 नहीं 4f, 4f की एनर्जी ज्यादा है 4d से, और 4d की एनर्जी ज्यादा है 4p से, और 4p की एनर्जी ज्यादा है 4s से। तो ये एनर्जी के हिसाब से है बेटा। तो 4f की एनर्जी ज्यादा है, ये बाद में फिल होगा, और जिसकी एनर्जी लोअर होगी वो पहले फिल होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह होगी? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरह हो जाएगी, 4s को पहले फिल किया जाएगा, क्योंकि लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को पहले फिल किया जाता है। तो बेटा ये है n प्लस l रूल। कहीं आपसे पूछा जाए कि व्हिच ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी, कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर है, तो आप क्या करेंगे? n प्लस l को ऐड करके एनर्जी निकालेंगे, और जिस ऑर्बिटल की n प्लस l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। अगर दो ऑर्बिटल की n प्लस l की वैल्यू बराबर हो जाए, तो जिसकी n की वैल्यू देखो कम होगी वो ही उसको पहले फिल किया जाएगा, क्योंकि मेनली जो एनर्जी डिपेंड करती है वो n पे डिपेंड करती है। बेटा मेनली जो एनर्जी डिपेंड करती है वो n की वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो ये n प्लस l रूट जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए है। अच्छा, अब आते हैं जो डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं बेटा, जिनकी एनर्जी बराबर होती है उनको फिल किया जाता है हर्ट्ज रूल के तहत। देखो जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी बराबर है उनको फिल किया जाता है हर्ट्ज रूल के तहत, ठीक है। देखो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से हैं? ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब है हैविंग इक्वल एनर्जी, एनर्जी बराबर हो। अच्छा देखो 2px, 2py, 2pz। अच्छा इसमें देखो n की वैल्यू क्या है? 2 है, l की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 3 हो गया। इसमें देखो n की वैल्यू क्या है? 2 है, l की वैल्यू 1 है p के लिए, तो ये भी 3 हो गया। n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, तो इसकी भी एनर्जी क्या होगी? 3 होगी। जो अभी n प्लस l रूल पढ़ रहे थे यहाँ पे फेल जाएगा बेटा। ये जो ऑर्बिटल्स है ना 2px, 2py, 2pz के लिए n प्लस l रूल फेल जाएगा। क्यों? वो कहता है कि जिस ऑर्बिटल की n प्लस l की वैल्यू कम होगी इसको पहले फिल करेंगे, वो तो बराबर है। जब बराबर हो जाए n प्लस l की वैल्यू, तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी इसको पहले फिल करेंगे। ये भी नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें भी n की वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, और इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल जाते हैं। इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है वो सिंगल होती है हर्ट्ज रूल के तहत।
कि इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल किया जाएगा। मतलब सपोज करते हैं अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी के 3 आर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 आर्बिटल्स हैं, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो सिंगल होगी। एक इलेक्ट्रॉन पी एक्स में, एक पी वाई में, एक पी जेड में, और उनकी स्पिन पैरेलल होंगी। जो उनकी स्पिन है वो पैरेलल होंगी। इसका मतलब है पी में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ, अगर पी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरह हो सकती है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। एक पी एक्स में चला गया, एक पी वाई में भी जा सकता है, पी जेड में भी जा सकता है। देखो, एक पी एक्स में गया, एक पी वाई में। अच्छा, इससे भी हो सकता है, इधर देखो, इससे भी हो सकता है। बेटा ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जेड। एक पी वाई में जाए, एक पी जेड में चला जाए, इससे भी हो सकता है। इस तरह भी हो सकता है, एक पी जेड में हो इलेक्ट्रॉन और एक पी एक्स में हो, मतलब इस तरह भी हो सकता है। एक इसके अंदर गया, एक इसके अंदर चला गया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनर्जी बराबर है। ठीक है, तो अगर पी में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरह होगी, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, एक पी एक्स में गया, एक पी वाई में गया, एक पी जेड में। पहले सिंगल सिंगल फिल हो गए। अच्छा, उसके बाद पेयर बनाएंगे वो। बेटा पहले सिंगली फिल हो गए, उसके बाद ये पेयर बनाएंगे। अच्छा, ये पेयर पी एक्स के साथ भी बना सकता है, ये वाई के साथ भी बना सकता है, और दोनों अनपेड हों। और इस तरह भी हो सकता है कि ये पेयर पी जेड के साथ बना दे। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी के साथ भी पेयर बना सकता है। ठीक है, उनकी, मगर उनकी स्पिन अपोज्ड होंगी। अगर आप पेयर बनाते हो इस तरह, इसे, तो समझे हैं जो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। बेटा पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन हुई है। वो कहता है कि एक आर्बिटर में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन अपोज्ड होनी चाहिए, मगर उनकी स्पिन क्या सेम है, तो इसका मतलब है ये रॉन्ग है। तो अब देखो, पी में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर पी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चलो चार का समझा देता हूं। अगर पी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, पी 5 हो, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरह हो जाएगी, पी एक्स, पी वाई और पी जेड में सिंगल, इसके अंदर भी सिंगल गया, इसके अंदर भी सिंगल। इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन तो सिंगल जाएंगे, उसके बाद वो पेयर बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, वो पेयर किसी के साथ भी बना सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा बेटा, अनपेयर्ड रहेगा। तो हेंस रूल यही कहता है कि डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है पहले सिंगल होती है, उसके बाद पेयर बनाते हैं। बेटा जो डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, अच्छा अब देखो डी है, डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं। देखो डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इनमें ये जो 5 ऑर्बिटल्स है ना, इन सब की 2-2 लोब्स होती है। डी जेड स्क्वायर की 1 लोब होती है,
इसका मतलब है डी के जो 5 आर्बिटर्स है वो शेप में एक जैसे नहीं है, मगर पी के 3 आर्बिटर शेप में भी एक जैसे होते हैं और ये एनर्जी में एक जैसे हैं। बेटा इनकी एनर्जी एक जैसी है, ये भी डी जनरेटर है डी के आर्बिटर्स। अगर सपोज कहते हैं डी में इलेक्ट्रॉन एक है, बेटा डी में इलेक्ट्रॉन एक है तो किसी भी आर्बिटर में चला जाएगा वो। अगर 2 इलेक्ट्रॉन तो सिंगली, इसमें भी एक सिंगल जाएगा, इसके अंदर भी जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन तो तीनों सिंगल फिल होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन तो चारों सिंगल फिल होंगे। देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो चारों सिंगल फिल होंगे, चारों अनपेयर्ड होंगे। अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेटा डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें भी सिंगल जाएगा, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे। अगर डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेटा डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर किसी एक को पेयर होना पड़ेगा, किसी एक को पेयर होना पड़ेगा। डी में अनपेयर कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। अगर डी में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन की सिंगल फिल करेंगे और बाकी बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो पेयर बना लेंगे। तो हैंड्स रूल के तहत इनको फिल किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी बेटा डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स के अंदर। हैविंग इक्वल एनर्जी, ठीक है, जो डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी बराबर है। तो इन डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स के अंदर जिस तरह पी एक्स पी वाई पी जेड के अंदर, या डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स वाई डी जेड स्क्वायर, जो डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो इन डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऑक्यूपाई करेगा ऑर्बिटल फर्स्ट सिंगली प्लेन पेयर्ड। जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्यूपाई करेगा ऑर्बिटल, पहले सिंगल ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा और उसके बाद वो पेयर बनाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी पहले सिंगल होगी, इसके बाद वो पेयर बनाएगा। तो जिस तरह बोरान है उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। बेटा p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, 2px है 2py है 2pz। अब इलेक्ट्रॉन एक है, 1s2 2s2, बाकी बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो वो px में जाए py में जाए pz में जाए, होगा सिंगल, होगा एक अनपेयर्ड होगा। कार्बन को देख लो, 1s2 2s2 2px 2py 2pz, क्योंकि p जो सब शेल को ऑर्बिटल्स के अंदर हमने तकसीम कर दिया है। p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों डीजेनेरेटेड हैं, तो px में एक गया इलेक्ट्रॉन और एक गया py में, और वो इलेक्ट्रॉन pz में भी जा सकता है, ठीक है, मगर सिंगल जाएगा। सिंगल का मतलब है फिर px में y में नहीं जाएगा, pz में चला जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, या px में से इलेक्ट्रॉन px में नहीं जाएगा, pz में चला जाएगा। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, 2 ऑर्बिटल जो होंगे हाफ फील्ड होंगे, आधे आधे भरे होंगे, एक खाली होगा, क्योंकि ऑर्बिटल 3 है इलेक्ट्रॉन 2 हैं, ऑर्बिटल 3 है और इलेक्ट्रॉन 2 हैं। नाइट्रोजन को देख लो, तो 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz। इसका मतलब है नाइट्रोजन का जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड है। बेटा नाइट्रोजन का जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड है, ठीक है, px में भी एक है, py में भी एक है, pz में भी एक है, p ऑर्बिटल हाफ फील्ड है।
ऑक्सीजन और हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है बेटा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, तो 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। अब क्या होगा, ठीक है, पहले सिंगल सिंगल जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और फिर एक को पेयर करना पड़ेगा। इसको भले आप पेयर कर दो तो इसमें एक जाएगा, इसमें भी एक जाएगा, दो अनपेयर्ड हो गए। फ्लोरीन 1s2 2s2 2px 2py 2pz, ठीक है। अब क्या होगा, इसको आप पेयर कर दो, इसको भी पेयर कर दो, इसको क्या कर देंगे हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 5 है पी में, 2p5 है, 2p5 का मतलब है 2 को पेयर करना पड़ेगा और एक क्या होगा, अनपेयर्ड होगा। नियॉन को देख लो, 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2, सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो जिंक नियॉन जो है वो डायमैग्नेटिक है। बेटा नियॉन क्या डायमैग्नेटिक है, सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। और जिनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं उनको कहते हैं पैरामैग्नेटिक, जिनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है उनको हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो ये डायमैग्नेटिक का मतलब है सब इलेक्ट्रॉन बेटा पेयर की सूरत में, जिनमें सब इलेक्ट्रॉन अगर पेयर की सूरत में तो उनको बोलेंगे हम डायमैग्नेटिक, और जिनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे उनको हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, इस तरह है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आयरन की कर लें कॉन्फ़िगरेशन 26 की, तो बेटा होगा आर्गन, ठीक है, और आर्गन उसके बाद 3d6 है, तो d के 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। देखो 3d6 4s2, तो इनकी अगर फिलिंग होगी बेटा 3d6 के अंदर इलेक्ट्रॉन की अगर हम फिलिंग कर दें तो 3d xy 3d yz 3d xz 3d x स्क्वायर y स्क्वायर और 3d z स्क्वायर, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो इस तरह होगी। चार इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है इसके अंदर, आयरन के अंदर। अच्छा, आयरन आयन बनाता है Fe2 26, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है बेटा, दोनों इलेक्ट्रॉन एस के जाएंगे। आयरन जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दोनों किस में से जाएंगे, एस में से जाएंगे। इसकी कन्फिग्रेशन ये हो जाएगी, आर्गन 3d6 हो जाएगा और 4s0, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एस के गए। तो याद करो डी ब्लॉक वाले जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस के लूज कर देते हैं वो, ठीक है। अभी भी इसके अंदर एन पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सेम ही होंगे बेटा। डी के अंदर चार इलेक्ट्रॉन पेड होंगे Fe2 में। अब आते हैं Fe3,
आयरन 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो हो जाता है आर्गन 3d5 4s0 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन डी में से जाएगा, 2 एस में से गए और एक डी में से जाएगा। बेटा 2 एस में से चले गए इलेक्ट्रॉन और एक डी में से चला गया इलेक्ट्रॉन। आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब इसके जो डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, 3d xy, 3d yz, 3d xz, 3d x स्क्वायर y स्क्वायर और 3d z स्क्वायर, उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरह हो जाएगी, सिंगल 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 और सिंगल। 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है इसके अंदर। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक मूवमेंट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेटा जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो डिपेंड करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है? Fe3 में। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Fe3 इज ग्रेटर देन Fe2। बेटा Fe3 की जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी, वो ज्यादा होंगी किससे? Fe2 से, क्योंकि Fe2 में 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। क्रोमियम को देखें, आर्गन 3d5 4s1, 3d5 4s1। बेटा डी के 5 ऑर्बिटल्स, उनमें इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल जाएंगे। देखो 3d xy, 3d yz, 3d xz, 3d x स्क्वायर y स्क्वायर और 3d z स्क्वायर, उसमें देखो इलेक्ट्रॉन्स 5 अनपेयर्ड हैं और एक इलेक्ट्रॉन 4s1 में है। टोटल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड 6 हो गए। सिक्स हो गए बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा फिर आप देखो क्रोमियम कितने लूज कर देता है, तो सबसे पहले एस के लूज करेगा, उसके बाद डी के लूज करेगा, उसके बाद उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकलेंगी। मैग्नीज है आर्गन 3d5 4s2। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 के 5 अनपेयर्ड होंगे। डी के 5 ऑर्बिटल और 5 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर अनपेयर्ड हैं। कॉपर 3d10 4s1, तो 4s1 का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। कॉपर +1 क्यूप्रिसाइन, बेटा कॉपर +1 क्यूप्रिसाइन। अब देखो इसमें क्या होगा, आर्गन होगा 3d0 और 3d10 4s0,
जो फोर्स का इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो जाएगा बेटा, फोर्स का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, और डी में इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, सब इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में होंगे, जो डी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब के सब पेयर की सूरत में होंगे। और ये डायमैग्नेटिक होगा। मगर कॉपर +2 आर्गन Td9 40, ये पैरामैग्नेटिक होगा। वीकली पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर्ड है। देखो डी में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इनकी आप फिलिंग करेंगे पहले सिंगल सिंगल, तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। देखो जिंक फॉरेस्ट 3d10 4s2 डायमैग्नेटिक है। जिंक आयन ये भी डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर पेयर्ड हैं, सब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर पेयर्ड होते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो हर्ट्ज जो रूल है वो है डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स के लिए, वो कहता है कि डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पहले फिलिंग सिंगल ही होगी, पहले सिंगल फिल होंगे, उसके बाद वो पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो देखो बेटा ये रूल्स हो गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, जिनमें देखो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटर में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके क्वांटम नंबर मस्ट अपोज होने चाहिए। अब देखो रूल्स की वायलेशन, बेटा रूल्स की वायलेशन मतलब कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, भाई कौन से रूल की वायलेशन हुई है। तो अब देखो सपोज करते हैं हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इस तरह, नाइट्रोजन की 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz को खाली छोड़ देते हैं इस तरह 0, ठीक है। तो बेटा ये गलत है, रॉन्ग है ये, या इसको हम इस तरह लिख दें कि पे 1s ये 2s और ये 2px ये 2py और ये 2pz है। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के जो पी ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं 1s2 2s2 2p3। तो 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पी ऑर्बिटल के अंदर, पी सब शेल के अंदर, उनके इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल ही होगी, पहले सिंगल फिल करेंगे इनको, मतलब अपने फिल ही नहीं किया, आपको डायरेक्ट पेयर बना दिया, ये डायरेक्ट पेयरिंग हो गई है। तो इसका मतलब है वायलेशन किसकी हुई है, ठीक है, वायलेशन हुई है हैंड्स रूल की, क्योंकि हैंड्स रूल को आपने वायलेट कर दिया है, जो कहता है कि डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सिंगल होती है, डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है वो सिंगल होती है,
तो सिंगल तो फिल किए ही नहीं अपने, डायरेक्ट पेयरिंग कर दी, डायरेक्ट पेयर बना दिए, तो इसका मतलब उनकी रूल की वायलेशन हुई है। अच्छा, ऑक्सीजन को देखें। ये बेटा 1s है, ये 2s है, ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरह है। तो ये भी गलत है, तो सिंगल तो फिल की ही नहीं। अच्छा, इसके अंदर दो रूल्स की वायलेशन हुई है। अब फर्स्ट रूल बेटा, एक तो हर्ट्ज रूल की वायलेशन की आपने। अच्छा, दूसरा पॉली एक्सक्लूडेंट जो प्रिंसिपल, उसकी भी वायलेशन हुई यहाँ पे, इस जगह पे, क्योंकि दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन सेम है, सेम डायरेक्शन में है। इन दोनों रूल्स की खिलाफवर्जी हुई है। ये इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है बेटा, एक ऑर्बिटर में जो इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है तो एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है। अगर करेक्ट इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगी 1s 2s 2px 2py और 2pz। किस तरह होगी ऑक्सीजन की करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन? बेटा 1s में दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 2s में दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बाकी सिंगल फिल होंगे, बाकी क्या होंगे? सिंगल फिल होंगे। तो 2p4 होता है, 2p4 का मतलब p में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब किसी को भी पेयर बना सकते हो बेटा, सिंगल सिंगल तो चले गए, अब कोई एक पेयर बना लेगा, कोई एक पेयर बनाएगा, मगर उस पेयर में ख्याल ध्यान रखना है, आपने देखो इन दोनों को पेयर बना दिया था, इनको खाली छोड़ दिया था, ये गलत था। पहले सिंगली फिल करो इनको, सिंगल फिल करने के बाद पेयर बनाओ, और पेयर में जो स्पिन है वो अपोज होनी चाहिए। तो देखो अपोज स्पिन है, और इसमें स्पिन देखो सेम स्पिन है, इसकी स्पिन देखो बेटा सेम है, तो ये पाली की खिलाफवर्जी हुई। और इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो इस तरह होनी चाहिए कि डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल करना चाहिए। पहले जब सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की जो होगी वो जो पेयरिंग होगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे। और जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, जिन एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है, तो वो पैरामैग्नेटिक है। और जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हैं, तो उनको हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक। तो एक स्पिन पैरेलल होती है बेटा, ये स्पिन पैरेलल है सभी, तो ये सही नहीं है कॉन्फ़िगरेशन, और नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट ये हो जाएगी। ये नाइट्रोजन की बेटा करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। px में एक, py में भी एक, और pz के अंदर भी एक, ये करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सिंगल हुई है, और ये स्पिन पैरेलल है, ये बेटा स्पिन पैरेलल है। और स्पिन पेयर्ड का मतलब सब इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है तो उसको हम कहेंगे स्पिन पेयर्ड। अच्छा, उसके बाद है बेटा क्वांटम नंबर, जो क्वांटम नंबर है उनकी करेक्ट, उनको करेक्ट पुट करना क्वांटम नंबर को, ठीक है, पहले भी आपको मैंने पढ़ाया था। अगर n की वैल्यू 4 है
ठीक है, और एल की वैल्यू भी 4 है, तो बेटा ये रॉन्ग है। एन की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। मतलब एन की वैल्यू अगर 4 है तो एल की वैल्यू 3 हो सकती है, सही है। अगर एन की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यू 2 हो सकती है, ये करेक्ट है। एन की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यू 1 हो सकती है, ये सही है। एन की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यू 0 हो सकती है, ये सही है। अच्छा, अगर एल की वैल्यू आपको दी जाए 2 और एम की वैल्यू आपको दी जाए +3, तो बेटा ये रॉन्ग है। एल की वैल्यू जब 2 है तो एम की वैल्यू 2 हो सकती है, +2 से लेकर -2 तक कोई भी हो सकती है। तो एल की वैल्यू जब 2 है तो एम की वैल्यू +2 हो सकती है, ये करेक्ट है। एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू +1 हो सकती है, ये करेक्ट है। जब एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू 0 हो सकती है, ये करेक्ट है। जब एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू -1 हो सकती है, ये करेक्ट है। जब एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू +2 सॉरी -2 हो सकती है, ये करेक्ट है। क्योंकि एम की 5 वैल्यू शो करते हैं कि 5 आर्बिट्रस हैं, तो एल की वैल्यू 2 है तो उसका मतलब है ये डी है। बेटा एल की वैल्यू 2 का मतलब है डी सब शेल। ठीक है, और 5 आर्बिटल्स। आर्बिटर कितने इसके अंदर 5 है, इसलिए देखो एम की 5 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5। एक एम की वैल्यू एक आर्बिटर को जाहिर करती है, एक एम की वैल्यू एक आर्बिटर को जाहिर करती है। देखो बेटा एन की वैल्यू आपको दी जाती है 4, एल की वैल्यू 2 दी जाती है और एम की वैल्यू दी जाती है 0। ठीक है, तो ये होगा 4D। बेटा ये 4D है, 4D सब लेवल, उसका एक आर्बिटल, तो 1 आर्बिटल ऑफ 4D सब लेवल। 4D सब लेवल का एक आर्बिटल, और जारी बात है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 2 से ज्यादा तो नहीं इलेक्ट्रॉन जा सकते। और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं इसके अंदर, 2। तो आप बोलेंगे सर डी में तो आपने बोला था 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो ये 2 क्यों जा रहे हैं। बेटा एम की वैल्यू आपको दी गई है ना, एम की सिंगल वैल्यू का मतलब सिंगल आर्बिटल। ये भी डी है, ये भी डी है, सब डी के हैं, ये डी सब ले लें। एक आर्बिटल, दूसरा आर्बिटल, तीसरा आर्बिटल, चौथा आर्बिटल, पांचवा आर्बिटल, तो डी के 5 आर्बिटल हैं। एम की सिंगल वैल्यू एक आर्बिटल को जाहिर करती है, तो उसका मतलब है मैक्सिमम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। हाँ, अगर मैं आपको इस तरह दे दूं, एन की वैल्यू 4 है, एल की वैल्यू 2 है, और अब मैं आर्बिटल पूछूं, आप कहेंगे 5, क्योंकि ये 4D मैंने दिया आपको, 4D सब लेवल। तो इसके अंदर कितने आर्बिटल्स होंगे, 5 होंगे, क्योंकि यहां पे मैंने एम की वैल्यू तो दी नहीं आपको मैंने। बेटा यहां पे एम की वैल्यू नहीं गिवन थी, यहां पे 4D सब लेवल के टोटल आर्बिटल कितने हैं, 5, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 10। अब देखो वही सेम ही है, यहाँ पे एन की वैल्यू 4 है, एल की वैल्यू 2 है, मगर यहाँ पे एम की वैल्यू भी सामने गिवन है। एम की सिंगल वैल्यू का मतलब है सिंगल आर्बिटल, यहाँ पे आपको एम की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, देखो एन की वैल्यू 4 हो, एल की वैल्यू 2 हो, एम की वैल्यू 0 हो, और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ हो, आप बोले नंबर ऑफ आर्बिटल्स
1, ऑर्बिटल 1 है क्योंकि m की वैल्यू सिंगल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अब इलेक्ट्रॉन 2 नहीं है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो उनकी स्पिन प्लस हाफ और माइनस हाफ दोनों गिवन होती। बेटा स्पिन कितनी गिवन होती? 2 गिवन होती, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ है, दूसरे की माइनस हाफ है। इसमें एक स्पिन दी गई प्लस हाफ, जो शो करी एक इलेक्ट्रॉन को, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 1 होगा। इसका मतलब है डी सबलेवल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो आज जितना है, और बाकी इवनिंग में क्लास होगी, आपको मैंने बता दिया है। जो कल पढ़ाया था बेटा वो रिवाइज हो जाएगा।